हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 1, जिसमें जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के बारे में पिछले पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। पार्ट 2 में रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना है वो सारे देख लीजिएगा वीडियो, वो सारा सब बता चुका हूँ कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में जानेंगे रासायनिक समीकरण से क्या क्या मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और उसका लिमिटेशन क्या क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से क्या क्या हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसका लिमिटेशंस क्या क्या है लिखने का, वो सारा जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक समीकरण का सूचनाएं क्या क्या है, इससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले जानेंगे रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। रासायनिक समीकरण से क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है, उसके लिए आपको 7 पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत एवं सूत्र की जानकारी देता है। ठीक है, जो भी अभिक्रिया में पदार्थ यूज हो रहा है और उसके फलस्वरूप जो नया पदार्थ बन रहा है उसके बारे में जानकारी देता है कि कौन सा पदार्थ अभिकारक है और प्रतिफल में कौन सा पदार्थ है। ठीक है, दूसरा है बच्चों, यह अभिकारकों तथा प्रतिफलों के पदार्थ की जानकारी देता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और उसके फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बन रहा है। ठीक है, इसके बाद है, यह अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या का पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यह प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम है, अभिकारकों के लिए है और ये किसके लिए, तो प्रतिफलों के लिए। तो अभिकारकों के और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी देता है कौन, तो रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बाद अगला है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है कि कितना भाग मोल मौजूद है। ठीक है, किसमें, अभिकारक में और प्रतिफल में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। इससे द्रव्यमान का अनुपात ही पता चलता है रासायनिक समीकरण से, किसके किसके बीच, तो अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच। ठीक है, इसके बाद है, यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। ठीक है, यदि जो अभिकारक और प्रतिफल गैसीय अवस्था में होता है तो वो गैसीय अवस्था का बताता है कि उसका आयतन कितना अनुपात में है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, एक इक्वेशन लेते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, और उसके बारे में जानते हैं कि इसमें कितने ग्राम है, कितना मोल है, कितना परमाणु है, कितना अणु है। चलिए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेते हैं नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन H2, ये रिएक्शन करेगा, बनाएगा NH3। ठीक है, इस इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो नाइट्रोजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, 2 कर दिए। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 3 दूना 6 है। ठीक है, तो ये 6 है तो यहाँ भी 6 चाहिए, तो 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं, तो इसमें देखेंगे कि इसमें कितने परमाणु है, यहाँ पर जो रहेगा वो परमाणु बतलाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना परमाणु है, तो लिखेंगे इसके लिए परमाणु कितना है, तो 2 है। इसके लिए परमाणु कितना है, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, तो 3 दूना 6 परमाणु है। इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें अणु देखेंगे, क्या देखेंगे, तो अणु, परमाणु नहीं देख पाए। यहाँ पर क्या है, दोनों के लिए कॉमन हो गया ना, यौगिक बन गया। इसमें 2 अणु उपस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसमें मोल देखेंगे, मोल इसमें कितना है, तो मोलों की संख्या यहाँ पर जो रहेगा वही होता है, तो 1 है। इसमें मोल कितना है, इसमें कितना मोल है, तो 3 मोल है। इसमें मोल कितना है, इसमें 2 मोल है। इसके बाद देखेंगे इसमें ग्राम, क्या देखेंगे, ग्राम, कितना ग्राम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के लिए
N2 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 होता है। कितना होता है, तो 14। तो 14 दूना कितना हो जाएगा, 28। तो यहाँ हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है। इसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें कितना है, 3H2 है ना, तो 3 दूना 6H, ये 6 हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो इसमें लिख देंगे यहाँ पर 6। इसका ग्राम में चलेंगे तो कितना ग्राम हो गया, तो 6 ग्राम। इसमें चलेंगे, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, 2NH3, 2NH3 यहाँ पर 2 हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या है, 2 इंटू N प्लस ये 2 इसके लिए भी है ना, तो 2 इंटू 3 कितना, इंटू H। समझ आया ना। फिर से देखिएगा, अब इसके लिए देखिएगा 2NH3 है, यहाँ पर जाएगा 2N प्लस 2 तिया 6 हाइड्रोजन, तो 2 गुने 14 प्लस 6 गुने 1, तो 14 दूना 28 प्लस 6 कितना, 34। यहाँ पर हो जाएगा ग्राम में कितना, तो 34 ग्राम। ठीक है। इस तरह से यदि हम आयतन निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, 1 भाग है, तो यहाँ आयतन इसका कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1। और इसका बात करते हैं आयतन के लिए, तो आयतन इसका कितना हो जाएगा, 3 भाग आयतन। इसके लिए आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, यदि इसका आयतन की बात करते हैं तो STP पर जो इसका आयतन होता है 1 वॉल्यूम में, STP पर, किसके लिए, STP पर आयतन कितना हो जाएगा। STP बोलने का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। कितना वैल्यू होता है, तो एक वैल्यूम 1 लीटर में कितना, सॉरी STP पर, इसमें देखिएगा STP पर आयतन का वैल्यू कितना होता है, STP पर आयतन का वैल्यू कितना होता है, इसमें हो जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इसमें चलेंगे तो 3 भाग है, तो 3 गुने 22.4 लीटर। इसमें करेंगे 2 भाग है, तो 2 गुने 22.4 लीटर। ये STP क्या है, तो STP होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है। तो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए, ये आपको एग्जांपल के लिए था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं कि रासायनिक समीकरण का लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या क्या है। ठीक है। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब जानते हैं रासायनिक समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। सीमाएं क्या होती है कि कोई भी जब नियम लागू होता है या कोई भी नियम बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक सीमाएं हो जाता है, लागू होता है। ठीक है, कि ये इस सीमा के अंदर तक ये काम करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है वो सारे मेंशन किया जाता है लिमिटेशन के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा क्या है, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है। बोल रहा है कि कोई भी रासायनिक समीकरण दिया रहेगा तो उस समीकरण को, उस इक्वेशन को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि यह कौन सी अवस्था में है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है। ठीक है। तो उसके लिए अलग से इंडिकेशन दिया जाता है। इसमें देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण से ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी की जानकारी नहीं मिलती है। आप रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं बता सकते हैं कि किस अभिकारक में या प्रतिफल में ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है या ऊष्मा का ह्रास हो रहा है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर एक संकेत लिखा हुआ, सूत्र लिखा हुआ रहता है। ठीक है। इसके आगे है, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव है। ठीक है। रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि किन दशाओं में अभिक्रिया संभव है। दशाओं का मतलब है कि दाब, ताप, सांद्रता और उत्प्रेरक। ठीक है, कि किन दशाओं में
ये संभव है। दाब कितना है, टेम्परेचर कितना है, उत्प्रेरक का मतलब है कि उसका वेलोसिटी बढ़ाने का काम करता है जो, ठीक है, तो वो कितना काम कर रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं देती है। अब रासायनिक अभिक्रिया कितना के वेग से हुआ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में होने वाले विस्फोट की जानकारी नहीं देता है। और रासायनिक अभिक्रिया जो होता है तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें विस्फोटक के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो उस विस्फोटक के बाद जो उसमें विस्फोटक हुआ है उसमें रासायनिक समीकरण में मेंशन नहीं रहता है, उसमें जानकारी नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद है रासायनिक समीकरण अभिकारकों एवं प्रतिफलों में कितनी मात्राएं खर्च हुई या निर्माण हुआ इसकी जानकारी नहीं देता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसमें जो समीकरण लिखते हैं रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण से आप ये नहीं बता सकते हैं कि अभिकारक के कितना मात्रा खर्च हुआ या उत्पाद का कितना मात्रा का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये सारा आपका था रासायनिक समीकरण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण से मिलने वाली जानकारी। रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलता है संकेत के रूप में वो समझेंगे। यदि अभिकारक एवं प्रतिफलों को भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए, सबसे पहला है अभिकारकों एवं प्रतिफलों के भौतिक अवस्था की जानकारी के लिए। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें अभिकारक और प्रतिफल होता है। अब अभिकारक और प्रतिफल में कभी कभी क्या होता है कि ठोस द्रव गैस उत्पन्न होता है। ठोस द्रव गैस को सूचित करने के लिए यहाँ पर संकेत के रूप में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G, सॉलिड लिक्विड गैस का यूज करते हैं एवं जलीय विलयन के लिए AQ द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इक्वेशन। जैसे Zn है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा Zn क्या है, एक सॉलिड है, S लिखा है मतलब ये Zn क्या है, सॉलिड स्टेट में है। H2SO4 AQ लिखा है मतलब ये क्या है, जलीय विलयन है। ये ZnSO4 AQ लिखा है मतलब जलीय विलयन है। और H2 क्या है, यहाँ पर G लिखा है, इसका मतलब क्या है, गैस है, ठीक है। बस ये सूचना से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दूसरा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की जानकारी। यदि कोई अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी हो रहा है या ऊष्माशोषी हो रहा है तो उसकी जानकारी कैसे लेते हैं। तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। यदि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न होना, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होना, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होना। तो उसमें क्या लिखेंगे, समीकरण के दाहिने ओर प्लस ऊष्मा लिखेंगे। यदि ऊष्माशोषी हो रहा है मतलब ऊष्मा का शोषण हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाईं ओर लिखेंगे प्लस ऊष्मा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट जनरेट होगा, हीट मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। तो ऊष्मा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऊष्मा क्षेपी है, इसको हम दाहिने तरफ लिख देंगे प्लस ऊष्मा, ठीक है। और इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ऐसे नहीं करेगा, उसके लिए हीट चाहिए। तो हीट चाहिए मतलब कि हीट का शोषण होता है, तो ठीक है, तो हीट का शोषण मतलब कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो उसको क्या करेंगे, प्लस ऊष्मा को बाईं ओर लिखेंगे, प्लस ऊष्मा को तीर के बाईं ओर लिखेंगे, ओके। चलिए अगला है गैस की उत्सर्जन की जानकारी। अब गैस जो उत्सर्जन होता है तो उसकी जानकारी कैसे पता चलता है कि कौन सा गैस है, कौन सा क्या है, ठीक है। तो गैस जब उत्सर्जन होता है तो गैस की जानकारी कैसे पता चलता है, तो उसके लिए जब किसी अभिक्रिया में गैस उत्सर्जित होता है तो उसकी जानकारी कैसे पता चलता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न गैस के लिए गैस के सूत्र के ठीक बाद में, उसके सूत्र के ठीक बाद में तीर का निशान, ऊपर की तरफ तीर का निशान मार देंगे तो ये क्या बतलाएगा, गैस की उपस्थिति बतलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है रिएक्शन कर रहा है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो इसका मतलब है एरो ऊपर है तो इसका मतलब क्या है, ये गैस उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। आगे है अवक्षेप की जानकारी। इसकी जानकारी के लिए अवक्षेप के ठीक बाद
अवक्षेप के ठीक बाद तीर के निशान नीचे की तरफ दिया जाता है। ठीक है, जैसे देखेंगे AgNO3 प्लस HCl मिल रहा है तो क्या बन रहा है AgCl और HNO3। ठीक है, तो इसमें अवक्षेप क्या है AgCl, इसका तीर का निशान नीचे की तरफ बता रहा है कि ये क्या है अवक्षेप प्राप्त हो रहा है। ये सब का अवक्षेप के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसके बाद है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी कैसे पता करते हैं, तो इसकी जानकारी तीर चिन्ह के ऊपर दिया जाता है। ठीक है, क्या क्या दशा में अभिक्रिया हो रहा है, जैसे यहाँ पर अभिकारक है, प्रतिफल है, इसके बीच में जो तीर चिन्ह है इसी के ऊपर लिखेंगे ताप चाहिए उस अभिक्रिया के लिए, टेम्परेचर चाहिए कि प्रेशर चाहिए कि उत्प्रेरक चाहिए। ठीक है, इसकी जानकारी हम इस तीर के निशान के ऊपर देते हैं। अगला है अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसकी जानकारी दो विपरीत तीर द्वारा दिया जाता है। तो बीच में जो एक तीर रहता था जिसमें दोनों तरफ तीर देते थे, उत्क्रमणीयता का मतलब है कि वैसा रिएक्शन जो दोनों तरफ से होती है। ठीक है, वैसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ से घटित होती है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करने के बाद अमोनिया का निर्माण कर रहा है, तो यदि अमोनिया से भी हम जब उसको रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतना अभिक्रिया करके इतना बना रहा है तो ये अभिक्रिया करके इतना भी बनाएगा। ठीक है, ये अभिक्रिया टूट कर भी क्या बनाएगा, इतना टूट कर इतना बनाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में विपरीत अभिक्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, आज तक क्लास इतने ही। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि जो इस वीडियो में पर विजिट कर रहे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।